नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। हरियाणा के मुख्यमंत्री आपको बताते चले कि नायब सिंह सैनी ने जहां पर योग को जन जन तक पहुंचाने के लिए कार्य करने वाले आयुष योग सहायकों की सेवा के दौरान दुर्घटना में मृत्यु होने पर उनके परिजनों को अपने ऐच्छिक कोष से 3 लाख रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान करने की घोषणा की है। इसके अलावा उन्होंने घोषणा करते हुए कहा कि अब योग और प्राकृतिक चिकित्सकों का भी पंजीकरण किया जाएगा। इसकी इसी वर्ष से शुरुआत की जाएगी। आज शिवालिक की पर्वत की श्रृंखलाओं की गोद में बसे इस पंचकुला में भव्य योग महोत्सव में मुझे आकर के आज बड़ी खुशी का अनुभव हो रहा है। मुझे गहरी आत्मिक शांति का भी अनुभव हो रहा है। यह वातावरण और योग की ऊर्जा वास्तव में हमारे मन को ये प्रफुल्लित करने वाला क्षण है। मैं सबसे पहले आयुष विभाग और हरियाणा योग आयोग को इस शानदार आयोजन के लिए, इस शानदार महोत्सव की सफलता के लिए मैं आयोजकों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। हरियाणा में सीईटी परीक्षा के आयोजन के लिए सीएम नायब सिंह सैनी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट साझा करते हुए युवाओं को बधाई दी। सीएम सैनी ने लिखा, हरियाणा के प्रिय युवाओं, आज मुझे आपके साथ ये साझा करते हुए खुशी हो रही है कि प्रदेश में सीईटी परीक्षा शीघ्र ही आयोजित की जा रही है, जिसके लिए आप सभी आगामी 28 मई से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ये परीक्षा प्रदेश के लाखों युवाओं के लिए रोजगार का सुनहरा अवसर लेकर आ रही है। हमारी सरकार बिना खर्ची, बिना पर्ची की नीति और मिशन मेरिट के सिद्धांत पर पूरी निष्ठा से काम कर रही है। हम हरियाणा के युवाओं को योग्यता के आधार पर नौकरियां देने के अपने संकल्प पर अडिग है। प्रदेश की बीजेपी सरकार हर परिस्थिति में युवाओं के साथ खड़ी है और आप सभी को आगामी परीक्षा के लिए ढेरों शुभकामनाएं और उज्जवल भविष्य की मंगल कामनाएं। हरियाणा की राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने राजभवन में आयोजित गरिमामय शपथ ग्रहण समारोह में हरियाणा के पूर्व मुख्य सचिव और नवनियुक्त मुख्य सूचना आयुक्त TVSN प्रसाद को पद और निष्ठा की शपथ दिलाई। राज्यपाल ने मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्तों की भूमिका को लोकतंत्र में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण बनाया और उन्होंने नवनियुक्त आयुक्तों से अपेक्षा व्यक्त की है कि वे निष्पक्षता, ईमानदारी और समर्पण के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे ताकि सूचना के अधिकार को और सशक्त किया जा सके। हरियाणा की स्वास्थ्य मंत्री आरती राव का बयान सामने आया। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक प्रदेश में अब तक कोरोना के 15 केस दर्ज किए जा चुके हैं, जिनमें गुरुग्राम में 8, फरीदाबाद में 5 और यमुनानगर का और करनाल में 1-1 केस मिले हैं। हरियाणा को लेकर राहत की बात तो ये रही है कि अभी तक यहां कोरोना से किसी की भी फिलहाल मौत जो है वो नहीं हुई है। के दिन 15 केसेस हुए हैं अभी तक हरियाणा में और 3 ठीक हो गए हैं, 12 अभी एक्टिव हैं
और 4 जिलों में पाए गए हैं अभी तक पेशेंट्स। वो हैं गुड़गांव में पाए गए हैं, यमुनानगर में पाए गए हैं, करनाल में और फरीदाबाद में। वेरिएंट कैसा है और इसके लिए अभी तक वेरिएंट माइल्ड बता रहे हैं डॉक्टर्स, तो अभी कोई एडवाइजरी हमने नहीं ऑफ हेल्थ से भी कोई एडवाइजरी नहीं निकली है अभी तक। मगर क्योंकि हम सब उस दौर से गुजरे हैं जिसमें कोविड बहुत फैला हुआ था, तो मैं आप सभी से यही बोलूंगी कि सतर्क रहें, सैनिटाइजर रखें, मास्क रखें अपने पास में और ज्यादा भीड़ भड़के की एरिया में ना जाएं। मैम, हॉस्पिटल्स में कोई दिशा निर्देश दिए गए, कोई व्यवस्था बिगड़ती है तो हाँ जी, बिल्कुल। आइसोलेशन के लिए वार्ड्स बनाए जाएंगे। जैसे ही केसेस बढ़ेंगे तो आइसोलेशन के लिए वार्ड्स बनाए जाएंगे। हमारे जो सभी मेडिकल हॉस्पिटल्स में काम करने वाले लोग हैं, वेदर इट्स मेडिकल ऑफिसर हों या ANMs हो, उनको एक बारी फिर से कोर्स कराया जा रहा है कि आने वाले वक्त में अगर कोविड फिर से हो जाता है तो कैसे काम करना है। RT-PCR किट्स मिलाए गए हैं, मेडिसिन की पूरी हो रही है जी। मैम ऑक्सीजन हरियाणा के ऊर्जा मंत्री अनिल विज ने ऊर्जा विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि 2047 को ध्यान में रखते हुए बिजली निगमों की तरफ से बिजली के सब स्टेशन और पोल इत्यादि की स्थापना की जाए, जिससे देश के इंफ्रास्ट्रक्चर में हरियाणा के ऊर्जा विभाग का अहम योगदान रहेगा। अनिल विज ने कहा कि राज्य के लोगों को उच्च गुणवत्ता परक और समय पर बिजली मुहैया कराने के लिए ऊर्जा विभाग के अधिकारियों को मौसम को मद्देनजर रखते हुए आगामी कार्रवाई करनी होगी। पंजाब के राज्यपाल और चंडीगढ़ प्रशासक गुलाब चंद कटारिया से हरियाणा मानव अधिकार आयोग के प्रतिनिधियों ने राजभवन में शिष्टाचार भेंट की। आयोग के प्रतिनिधियों ने राज्यपाल और चंडीगढ़ प्रशासक को पुष्प भेंट करके मुलाकात की है। इसके साथ ही हरियाणा और राजस्थान की सामाजिक विषयों के साथ सांस्कृतिक विरासत पर भी चर्चा हुई। वरिष्ठ पत्रकार अमित आर्या बने पंडित लक्ष्मीचंद विश्वविद्यालय रोहतक के कुलपति। हरियाणा मुख्यमंत्री मनोहर लाल के करीबन 10 साल रह चुके पूर्व मीडिया सलाहकार हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने डॉक्टर अमित आर्या का दादा लक्ष्मीचंद यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर नियुक्त किया है। पूर्व बीजेपी सांसद वरिष्ठ बीजेपी सुनीता दुग्गल ने कहा कि महिलाओं को लेकर जो बयान राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा ने और हाल ही में दिया है कि उनकी पार्टी उनके उस बयान से जरा भी इत्तेफाक नहीं रखती और उन्होंने बीजेपी नेताओं के शब्दों के चेयरमैन धैर्य अपनाने की बात भी कही है। और साथ ही उन्होंने कहा कि पहलगाम हमले में पंडित महिलाओं को कायर और कमजोर कहना उनके निजी विचार हो सकते हैं, ये पार्टी का विचार नहीं है। ये बात उन्होंने भिवानी में पत्रकार वार्ता के दौरान उस समय कही। हमारे आने का मकसद ये है कि 11 जून को कबीर साहब का प्रगट उत्सव जो है वो सिरसा की धरती पर हम लोग मना रहे हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी उसमें मुख्य अतिथि के तौर पर रहेंगे। जैसा कि आप सब लोगों को मालूम भी है कि हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है इन्होंने एक मुहिम स्टार्ट की कि जितने भी हमारे महापुरुष वो चाहे किसी भी समाज से क्यों न उन सबकी जयंती जो है, उन सबका प्रगट उत्सव जो है, उन सबका जन्मोत्सव जो है वो सरकार की तरफ से मनाया जाएगा। सरकार जो है उसमें सब खर्चा करेगी और धूमधाम के साथ उस जयंती को मनाया जाएगा ताकि हमारे महापुरुष जो भी हमें शिक्षा देकर गए हैं वो सारे समाज के अंदर फैले।
इसमें आपने देखा होगा, चाहे हम परशुराम जयंती जी की बात करें, चाहे हम वाल्मीकि जयंती की बात करें, चाहे हम कबीर साहब जी की जयंती की बात करें, रविदास समाज की जयंती की बात करें, और अभी धन्ना भगत की जयंती जो अभी मनाई गई थी, तो सभी जो जन्मोत्सव है वो बहुत धूमधाम के साथ सरकार की तरफ से मनाए जाते हैं। उसी कड़ी में पूरे, क्योंकि ये राज्य स्तरीय कार्यक्रम है और पूरे हरियाणा के अंदर जितने भी जिले हैं वहां पर हम सब जगह पर जाकर वहां पर पूरे समाज को इसमें एकत्रित कर रहे हैं और उनके अंदर जो है चेतना का जो है वो जागरूक कर रहे हैं उनको, और चेतना का संचार कर रहे हैं कि ये बहुत अच्छा मौका है। हम सब लोगों को भारी संख्या में वहां पर पहुंचकर कबीर साहब की वाणी सुननी चाहिए और माननीय मुख्यमंत्री जी के विचार सुनने चाहिए। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। करेणी सेना और बीजेपी प्रवक्ता पलवल संजय राणा ने प्रेस वार्ता के दौरान जानकारी देते हुए बताया कि पलवल के बस अड्डे चौक पर खेल पट्टी के ऊपर बने कॉम्प्लेक्स, जिसकी कीमत आज के समय 700 करोड़ बताई जा रही है, जो कि पूरी तरह से अवैध है, जिसकी जानकारी प्रेस वार्ता के माध्यम से सीएम सैनी के संज्ञान में लाना चाहते हैं कि वो इस मामले को संज्ञान में लेकर पूरी तरह से जांच करें। वहीं बीजेपी प्रवक्ता संजय राणा का कहना है कि कांग्रेस पार्टी के पुराने कार्यकर्ता, जिन पर कई मुकदमे अभी तक जारी हैं, उन्हें पार्टी में रखने की ऐसी क्या नौबत आ गई है कि उन्हें सम्मान दिया जा रहा है। उनकी आपराधिक छवि के उन लोगों को पार्टी में क्यों रखा जा रहा है जो भू माफिया का काम कर रहे हैं। खेल पट्टी की जमीन पर बने हुए कॉम्प्लेक्स पर हरियाणा सरकार कार्रवाई करके इलाके की बहन बेटियों के लिए कुछ ऐसा बनाया जा सके जो इतिहास बन सके। संज्ञान में जहां तक जो बात आई है, इसी खेल पट्टी की एक मेरे संज्ञान में बात आई है। अगर कोई और पार्टी और भी पट्टी की कोई जमीन मेरे संज्ञान में आएगी तो मैं फिर दोबारा उसका भी मैं इसी तरह से बुलंद आवाज करके मीडिया के बंधुओं के संज्ञान में जरूर लाऊंगा, क्योंकि मेरे इस बात से कोई गुरेज नहीं है कि कौन व्यक्ति किसी भी कद का कोई है, जनता से और सरकार से कोई बड़ा नहीं हुआ करता। जनता इलाके की मालिक है, जनता फैसला करती है, और मेरा ये कहना है, चाहे वो आजम खान हो, चाहे वो मुख्तार अंसारी हो, उनके कर्मों की सजा उन्हें मिलती है। अगर हम इतिहास के पन्नों को दोहराएं तो जिन्होंने गलत कार्य कभी भी किए हैं, सरकारें आती रहती हैं जाती रहती हैं, लेकिन गलत काम करने वालों को सत्ता परिवर्तन आते रहेंगे जाते रहेंगे, लेकिन जो सत्ताएं अच्छा कार्य करती हैं, चाहे वो सरकारें किसी की भी हों, वो उनके अच्छे और बुरे कार्यों की हमेशा प्रशंसा और उनकी अनुशंसा और उनका विरोध हमेशा होता रहेगा। अगर नायब सैनी जी इस पर कार्रवाई करते हैं तो उनकी प्रशंसा होगी, और वो जांच करा लें। आपके चैनल के माध्यम से मैं कह रहा हूं, ये खेल पट्टी की जमीन है, 2194 में इसके मालिक हैं, 500 करोड़ से ऊपर का ज्यादा का यहां घपला हुआ पड़ा है। इस जमीन की कीमत इतनी है, ये जनहित के लिए इसे सरकार यूज करे। आपको देर से पता लगा क्या? हाँ, मेरे संज्ञान में पहले भी एक बार ये बात आई थी, तो तब मैंने कोशिश की थी अपने लेवल पर, लेकिन आज मैंने आप सब भाइयों के सहयोग से मेरी आवाज जरूर जो है क्या नाम है सरकार तक पहुंचेगी। कई बार आपने सुना होगा कि कर्ज इंसान को ले डूबता है, लेकिन पंचकुला में घटित हुई एक घटना ने सबको झकझोर कर रख दिया है। आपको बताते चले कि पंचकुला के सेक्टर 27 से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया, जहां एक ही परिवार के 7 लोगों ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली। और सुनने में काफी भयानक घटना लग रही है, लेकिन इसके पीछे असली कहानी क्या है, देखिए पूरी रिपोर्ट में। सेक्टर 27 से दिल को झकझोर देने वाली घटना। एक ही परिवार के 7 सदस्यों ने की आत्महत्या। मकान के बाहर खड़ी कार में चला मौत का खेल। बच्चों समेत परिवार के सभी सदस्यों ने खाया जहर। हरियाणा के पंचकुला के सेक्टर 27 स्थित एक मकान के बाहर खड़ी कार में 7 लोगों के शव मिलने से सनसनी फैल गई। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे और मामले में गहनता से जांच में जुट गए हैं।
घटना स्थल पर तुरंत फॉरेंसिक की टीम भी पहुंची। दरअसल देहरादून से एक परिवार पंचकुला में पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की हनुमंत कथा सुनने आया था। परिवार में प्रवीण मित्तल, उनके पिता देशराज मित्तल, मां और उनकी पत्नी समेत 3 बच्चे थे। कार्यक्रम खत्म होने के बाद देहरादून लौटते हुए एक घटना घटी। जानकारी के मुताबिक मित्तल परिवार आर्थिक तंगी और कर्ज से जूझ रहा था। इस घटना के बाद पूरे परिवार में मातम छा गया। इसको लेकर परिजनों ने भी जानकारी दी है। हाँ जी, पहले 15 में रहते थे, 20 भागे थे, गए थे पुलिस वाले कहने लगे कौन है रीना मित्र, तुम्हारी क्या लगती है, फलाना क्या लगता है, क्या नहीं है। बहुत टाइम हो गया। कुछ भी नहीं सर, कुछ भी नहीं। पिछले कल क्या, पिछले 10 दिन से कोई बात नहीं है। तो गाड़ी गुड़ी चलाया करते थे देहरादून में, बागेश्वर धाम कह रहे। पारिवारिक परेशानी हमारे से तो मतलब नहीं था जी। अच्छा, परेशानी क्या, तब परेशान तो थे ही वे, पैसा पूसा कहीं ले रखा होगा ब्याज बूझ पे। अब देखो, हम तो जितनी हेल्प करनी थी उतनी हेल्प करते रहे। मैं फादर हूँ जी उसका। 1.5 साल से पहले देहरादून रहते थे, उससे पहले भी यहीं चंडीगढ़ ही रहते थे। साइड नोट जो पुलिस वालों ने हमारे को दिखाया नहीं है, पर वो बता रहे हैं, उसमें मेरा नाम लिखा हुआ है कि जो भी इनको इन्फॉर्म कर देना, यही मेरा दाह संस्कार करेंगे, यही मेरे अपने हैं। अच्छा, और मेरे ससुर को कुछ ना कहा जाए। 10 साल पहले ये रातों रात भाग के गए थे यहाँ से। उस टाइम उनके ऊपर कर्ज, वो थोड़े होश में थे प्रवीण, तो वो कह रहे हैं कि हम हनुमंत कथा सुन के आए थे और रास्ते में ये कम कर दिया। ये सुनने में 5 दिन पहले यही बात हुई है कि क्या हाल चाल है। वो कहता जी, उसने यही बताया, कहता जी मैं अब हमारी नोटिस में तो ये था कि पिंजौर में ये अपने ससुर के घर के ऊपर ही रह रहे। तो उन्होंने यही कहा कि मैं वहां नहीं अब रह रहा, वहां नहीं बन रही हमारी, तो मैं मनसा देवी मंदिर के पास कोई किराया के घर ले लिया मैंने। 12-15 हजार महीने में किराया तो मिल गया। हम वही रह रहे, मेरे मामा पापा, हम सारे इकट्ठे ही रह रहे। नया कर्जा कोई नहीं है, वो कर्जा जो पुराना कितना होगा जी? 10-15-20 करोड़। इस मामले के पहले चश्मदीद पुनीत राणा ने बताया कि उन्होंने एक कार पार्क देखी तो उन्होंने कार को साइड से पार्क करने को बोला। चश्मदीद पुनीत राणा ने मोबाइल की टॉर्च से अंदर देखा तो बात कुछ और थी। पुनीत राणा ने बताया कि अंदर सब बेहोशी की हालत में पड़े हुए थे और ड्राइविंग की सीट पर बैठे प्रवीण मित्तल उनसे कुछ कह रहे थे, लेकिन देर बाद वो भी बेहोश हो गए। चश्मदीद पुनीत राणा ने ही प्रवीण मित्तल को अस्पताल पहुंचाया था। हमारे घर के पास गाड़ी खड़ी थी। अच्छा, गाड़ी में टावर लगे हुए थे जी। तो हमको भी पता लगा गाड़ी में क्या है। जाके देखा गाड़ी के अंदर, तो गाड़ी के अंदर मतलब बंदे लेटे हुए थे। तो हमने उनसे पूछा भी ऐसे क्यों लेटे हुए। फिर हम सारे सो रहे हैं, हमें होटल ही मिला रात को, तो सुनी रात को भी हम गाँव में से आए हैं। तो मैंने उनको कहा, मैंने कहा जी आप ना क्या कहते, आप यहाँ से गाड़ी हटा लो, मार्केट में लगा दो गाड़ी। चलिए ठीक है, जा रहे हैं। गाड़ी लेके जाने लगे थे, फिर मेरे को स्मेल आई गाड़ी के अंदर से। मैंने कहा रुक जाओ भैया 1 मिनट। मैंने टॉर्च जलाई, गाड़ी की देखा, उन्होंने सबने एक दूसरे के ऊपर वॉमिटिंग कर रखी थी। मैंने कहा भैया ये ठीक नहीं है। मैंने कहा सारे आप गाड़ी से बाहर आ जाओ। मैंने चाबी ले ली, गाड़ी से बाहर बुला लिया और अपने घर वाली साइड बिठा लिया उनको और पुलिस को फोन कर दिया। तो मैंने उनको हिला के देखा, बच्चों को, बच्चे बैठे होकर लेटा हुआ था, उनको हिला के देखा, हिला नहीं वो लड़का। मैंने कहा जी ये तो है नहीं। मैंने कहा तुम बचे नहीं। मैंने कहा सारे के सारे पीछे देखा, पीछे भी सारे एक दूसरे को पलटे हुए थे। तो फिर पुलिस आई, इतने में वो बंदा भी नीचे गिर गया था। उसने कहा था भी 5 मिनट में कह रहे मैं ही मर जाऊंगा करके। तो इतने में पुलिस आई और पुलिस उनको लेके जाती है। बैंक का कर्जा है बहुत ज्यादा, वो नहीं दे पाया और इस करके मेरे किसी परिवार वाले ने हेल्प नहीं करी है, इसीलिए मैं सुसाइड कर लिया। इसको लेकर पंचकुला की डीसीपी हिमांद्री कौशिक ने बताया कि हमें सूचना मिली थी कि 6 लोगों को अस्पताल लाया गया है। जब वो पहुंची तो पता चला कि सभी की मौत हो चुकी है। एक और को सेक्टर 6 स्थित सिविल अस्पताल इलाज के लिए लाया गया था। वहां डॉक्टरों ने उसे भी मृत घोषित कर दिया। साथ ही डीसीपी के मुताबिक जांच चल रही है, लेकिन प्रथम दृष्टि से ये मामला सुसाइड का लग रहा है। सभी एक ही परिवार के सदस्य हैं। फोरेंसिक की टीम भी जांच कर रही है और कार से सारे साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं। बाकी की जांच पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही की जाएगी। हमें सूचना मिली कि 6 व्यक्ति यहाँ लाए गए हैं ओजिस हॉस्पिटल में और फिर जब यहाँ पहुंचे तो ये भी पता लगा कि उनकी मृत्यु हो गई और एक व्यक्ति जो सेक्टर 6 सिविल अस्पताल ले गए थे इनको उनकी भी मृत्यु हो गई है। तो इस मैटर में जो हमें प्रथम दृष्टया लग रहा है कि ये आत्महत्या का मैटर है प्राइमा फेसी, तो फिर भी इन्वेस्टिगेशन मौके पर पहुंच चुकी है। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर मौके पर पहुंच चुके हैं, सारे साइंटिफिक एविडेंस कलेक्ट करेंगे और इस मैटर को प्रॉपरली एनालाइज करेंगे। अभी प्राइमरी जो इन्वेस्टिगेशंस अभी तक हुई हैं ये एक सुसाइड का केस लग रहा है हमें। बाकी इंक्वायरीज और ज्यादा चल रही है, इसमें इन्वेस्टिगेशन बहुत हाई लेवल की करने की बातचीत है। इसके अंदर 5 हम लोगों ने टीम्स बना दी हैं
पीछे से जो मृतक है वो या उनकी फैमिली जो है वो देहरादून के बताए गए हैं अभी तक हमें। तो एक टीम हमारी देहरादून ऑलरेडी है और उनकी फैमिली, उनके पेरेंट्स को हम लोगों ने इत्तला कर दी है और बोर्ड के थ्रू हम लोग सीएमओ से रिक्वेस्ट करके बोर्ड के थ्रू हम लोग इनका पोस्टमार्टम करवा रहे हैं। इसके अलावा 7-8 एंगल्स पर हम लोगों की इन्वेस्टिगेशंस चल रही हैं। सबसे इम्पोर्टेंट है फाइनेंस एंगल की, फाइनेंस के अंदर क्या प्रॉब्लम्स था, क्या बैंकिंग का था, क्या सिस्टम्स थे उन लोगों के। वहीं इस मामले को लेकर पुलिस ने हर एंगल से तहकीकात में जुटी हुई है। हालांकि पुलिस ने प्राथमिक जांच में आत्महत्या की आशंका जताई है। अब देखने की बात ये होगी कि क्या सच में आर्थिक तंगी के कारण इस परिवार ने इतना खतरनाक कदम उठाया या मामला कुछ और है। ब्यूरो रिपोर्ट। हरियाणा सरकार ने पेड़ों की अवैध कटाई मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए उप वन राजकीय प्रभारी को निलंबित कर दिया है। यह कार्रवाई सीएम फ्लाइंग की रिपोर्ट के आधार पर की गई है। तो महेंद्रगढ़ से ये खबर, जहां उप वन राजकीय प्रभारी जो है उनको निलंबित कर दिया गया है और पेड़ों की अवैध कटाई का ये पूरा मामला है, जिसके बाद उनकी निलंबित कर दी गई है। पलवल में आयोजित नेशनल रेसलिंग चैंपियनशिप में विजेता रहे पहलवान वियतनाम में आयोजित होने वाली अंतर्राष्ट्रीय कुश्ती प्रतियोगिता में भी पदकों की झड़ी लगाकर देश भर का नाम रोशन करेंगे। खेल राज्य मंत्री गौरव गौतम मंगलवार को चंडीगढ़ यूटी कुश्ती एसोसिएशन और भारतीय कुश्ती संघ के संयुक्त तत्वावधान में पलवल स्थित नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्टेडियम में खेली जा रही 3 दिवसीय अंडर 17 नेशनल रेसलिंग चैंपियनशिप में पहलवानों का उत्साह वर्धन करने पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि हरियाणा के खिलाड़ियों का डंका दुनिया भर में बज रहा है। पलवल में आयोजित नेशनल रेसलिंग चैंपियनशिप में लड़के और लड़कियों की फ्री स्टाइल कुश्ती प्रतियोगिता में भी हरियाणा ओवरऑल चैंपियन रहा है। लड़कियों की कुश्ती प्रतियोगिता में हरियाणा की बेटियों ने 10 में से 7 गोल्ड मेडल प्राप्त कर परचम लहराया। इसके अलावा प्रदेश के बेटों ने भी 10 में से 5 स्वर्ण पदक जीतकर हरियाणा प्रदेश का नाम रोशन किया है। चैंपियनशिप हुई है। 25 राज्यों के खिलाड़ियों ने, 600 से ज्यादा पहलवानों ने आज इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया था। 3 दिवसीय नेशनल चैंपियनशिप में बहुत अच्छे से सुचारू रूप से गेम चला और मैं आयोजकों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, फेडरेशन का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। और यहां से निकलकर ये खिलाड़ी जो वियतनाम के लिए जाएंगे, और मुझे पूरा भरोसा है कि यहां भी नाम रोशन किया और भारत का नाम दुनिया में रोशन करने के लिए यहां से निकलकर जाएंगे। वियतनाम में इनका चैंपियनशिप है, उसके लिए बच्चे सीधा यहां से जाएंगे। हमें इस बात का सौभाग्य है कि इतना बड़ा आयोजन पलवल में हमने पहली बार किया। यहाँ के युवाओं में भी एक अच्छा जोश देखने को मिला। फरीदाबाद के बल्लभगढ़ बाईपास रोड पर आज करीब 11 बजे अचानक आरटीओ डिपार्टमेंट के डीएसपी मनीष सहगल ने वाहन ईंटों का, आपको बताते चले, उन्होंने चेकिंग किया जहां पर ईंटों से भरे हुए वाहन थे और उसको इंपाउंड किया है। दौरान चेकिंग के जो हमने टीम लगाई हुई है, तो मैंने देखा कि यहाँ पर एक गाड़ी की जो बड़ी दयनीय हालत थी, तो लगा कि जैसे इसका समय पूरा हो गया, लेकिन हाँ उसका समय तो भी था, 2 साल उसके भी बचे थे अभी, लेकिन उसके अंदर ईंटें जो थी वो अपनी क्षमता से ऊपर जो कैरी करके ले जाते, तो उसमें 5 टन जो ओवरलोड है। और दूसरी गाड़ी जो मिक्सचर की, आए दिन यही देखा जाता है कि जो मिक्सचर गाड़ी चलती है, कहीं ना कहीं उनसे जो है सड़क पर जो है उनसे जो मिक्सचर गिरता रहता है, तो कहीं ना कहीं वो मिक्सचर गिरता है तो रोड एजेंसी इस तरह से पीछे भी आता है कि वो जम जाता है कहीं ना कहीं, और उससे जो है खासकर 2 पहिया जो वाहन है, तो उसको कहीं ना कहीं अवॉइड करने के चक्कर में या उससे जंप
चलिए इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश से दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार। क्या रंग खिला